नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है। आज के दृष्टिकोण के एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में। चौदह जून की दोपहर अचानक से टीवी के न्यूज चैनलों पर खबर आनी शुरू हुई कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने फ्लैट के अंदर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद फिल्म जगत के लगभग सभी कलाकार ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना दुख व्यक्त कर रहे थे और यह ही कह रहे थे कि कुछ दिन पहले तक सुशांत को देखने से यह नहीं लग रहा था कि वह आत्महत्या कर लेगा। जिस किसी को भी यह खबर मिल रही थी वह बस यही कह रहा था कि फिल्म जगत में इतना सफल एक्टर आत्महत्या कैसे कर सकता है। सुशांत के घर से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन घर से डिप्रेशन को कम करने वाली कुछ दवाइयां जरूर मिली हैं और उनके साथी संबंधी भी यह ही बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से वह डिप्रेशन में चल रहे थे, इसलिए उन्होंने यह आत्महत्या करी। इस पूरे घटनाक्रम में कोई दोषी तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो एक आत्महत्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस घटना का भी दोषी है। इस घटना के दोषी वो सभी लोग हैं जो देश के शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए हैं और अपने आप को देश का बौद्धिक वर्ग मानते हैं। इस घटना के दोषी वो लोग भी हैं जो अपने आप को सामाजिक चिंतक कहते हैं। इस घटना के दोषी वो सभी लोग हैं जो ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस घटना का दुख तो मना रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर विचार करने को तैयार नहीं है कि अचानक से समाज के अंदर लोग इतनी बड़ी मात्रा में डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। क्यों देश का कोई भी नेता, मंत्री या प्रधानमंत्री इस बात पर विचार करने को तैयार नहीं है कि चाहे वह गरीब किसान हो या फिर एक अमीर बॉलीवुड का एक्टर, आत्महत्या के पीछे कोई ना कोई दोषी जरूर होता है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आज के समय में आत्महत्या इतनी सामान्य क्यों हो गई है, इसीलिए यह वीडियो पूरी देखिएगा। आइए अब समाज में आत्महत्या के इतना सामान्य हो जाने के पहले कारण की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण, समाज में से सामाजिकता का खत्म हो जाना। अब आप ये पूछेंगे कि समाज में से सामाजिकता का खत्म हो जाना क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा, एक वो समाज है जो पिक्चर हॉल के अंदर एक ही छत के नीचे कुर्सी से कुर्सी मिलाकर 3 घंटे तक एक साथ समय बिताता है। क्या आप इस समाज को सामाजिक कह सकते हैं? या फिर एक ऐसा भी समाज है जो एक गांव के अंदर रहता है। वह एक छत के नीचे तो नहीं रहता, ना ही वो कुर्सी से कुर्सी मिलाकर बैठता है, लेकिन फिर भी गांव का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है। गांव में सब एक दूसरे से निरंतर बातचीत करते रहते हैं। कभी किसी के ऊपर कोई विपदा आन पड़ती है तो पूरा गांव उसकी मदद करने को इकट्ठा हो जाता है। तो क्या आप उस पिक्चर हॉल में बैठे 400-500 लोगों के एक समाज को सामाजिक कहेंगे? नहीं, क्योंकि वह केवल लोगों का एक समूह है जो पिक्चर देखने के लिए अकस्मात ही एकत्रित हुआ है। उसे हम समाज नहीं कह सकते, बल्कि दूसरी तरफ हम गांव की उस व्यवस्था को ही सामाजिक कह सकते हैं जहां कोई व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता। लेकिन शहरों के निर्माण ने इस व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। आज शहरों में करोड़ों की जनसंख्या होने के बावजूद भी सामाजिकता ना होने की वजह से लोग अकेले पड़ गए हैं। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने शहरों का निर्माण नहीं होने दिया। क्या हमारे पूर्वज लंबी लंबी बिल्डिंग नहीं बनाना जानते थे? आप भारत के अंदर एक से एक मंदिर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शहरी व्यवस्था का निर्माण ना करके ग्रामीण व्यवस्था का निर्माण किया। ऐसी बात नहीं थी कि गांव का निर्माण बस ऐसे ही अपने आप हो गया था। हमारे पूर्वजों ने गांव का निर्माण बड़ा सोच समझ के किया था। एक गांव 4 मानकों के आधार पर बनाया जाता था, जिसमें सबसे पहला था विज्ञान, दूसरा आध्यात्म, तीसरा कला और चौथा सामाजिक अर्थशास्त्र। आइए इसमें सबसे पहले मानक पर आते हैं, विज्ञान।
मतलब कि गांव के लोगों के पास हर प्रकार का विज्ञान होना चाहिए, जैसे पेड़ पौधों का विज्ञान, मिट्टी का विज्ञान, पत्थरों का विज्ञान, अंतरिक्ष का विज्ञान। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रकृति में जो कोई भी विज्ञान उपलब्ध है वह गांव में होना चाहिए। दूसरा मानक है आध्यात्म। गांव इस प्रकार होना चाहिए कि वह लोगों को आध्यात्म की ओर बढ़ाए। आज के शहरों की व्यवस्था व्यक्ति को जड़ता की ओर प्रोत्साहित करती है, बल्कि गांव की व्यवस्था प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। और आध्यात्मिक स्वभाव ही व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव है, जहां आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा मानक है कला, जिसका अर्थ यह है कि गांव के अंदर हर प्रकार की कला होनी चाहिए। मतलब कि अगर कुम्हार घड़ा बनाता है तो वह उस घड़े पर कितनी सुंदर कलाकारी कर सकता है। अगर कोई चर्मकार जूते बना रहा है तो उस जूते को वो इतना सुंदर बनाए कि देखकर मन प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार गांव के अंदर नृत्य की कला हो, जिसे हमारे यहाँ लोक नृत्य भी कहा जाता था। संगीत की कला हो, चित्रकारी की कला हो, हर वो कला जो समाज के अंदर सौंदर्य दृष्टि पैदा करे। वैसे तो आप ये कहेंगे कि कला तो बॉलीवुड में भी है, लेकिन इसे कला नहीं कहेंगे। ये लोग तो अश्लीलता को कला मानते हैं। कला तो वो है जो मन को शांत कर दे। इसीलिए भारत के गांवों में लोक कला जरूर हुआ करती थी। अब आते हैं चौथे और आखिरी मानक के ऊपर, जो कि भारत के गांवों में हुआ करता था। वह था सामाजिक अर्थशास्त्र। सामाजिक अर्थशास्त्र का अर्थ ये है कि गांव में हर जाति के व्यक्ति को, चाहे वह लोहार हो, सुनार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, ग्वाला हो या किसान हो, किसी न किसी उपलक्ष्य के मौके पर एक दूसरे से अर्थ व्यवहार करना ही होता था, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था चलती रहती थी और गांव से बाहर किसी को नौकरी करने के लिए निकलना भी नहीं पड़ता था। गांव के इन चारों मानकों का उद्देश्य सिर्फ इतना होता था कि समाज को सामाजिक बनाया जाए। हमारे पूर्वजों ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया था कि गांव के अंदर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का भाव पैदा न होने पाए और गांव के अंदर का समाज सामाजिक बने। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले गांव के अंदर कोई आत्महत्या नहीं किया करता था। और आज जो गांव के अंदर किसान आत्महत्या करते हैं, वह उस सामाजिक अर्थशास्त्र की व्यवस्था टूट जाने के कारण ही करते हैं। आज तो भारत के अंदर जितने भी गांव हैं, वह गांव न रहकर शहर ही बन गए हैं। इसलिए आत्महत्या जैसा कृत्य बहुत सामान्य सा हो गया है। जब तक भारत में गांव की व्यवस्था चली, तब तक किसी ने आत्महत्या नहीं करी। चलिए, समाज में आत्महत्या के इतना सामान्य हो जाने के पहले कारण के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा प्रमुख कारण जिस वजह से आत्महत्या इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है, वो ये कि समाज में से गुरु परंपरा का खत्म हो जाना। अगर हम ये मान लें कि गांव में रहते हुए भी अपवाद के तौर पर किसी के मन में आत्महत्या जैसे विचार आने भी लगे, जैसे किसी राजा के कोई युद्ध हार जाने पर या गांव में अकाल जैसी स्थिति में किसी का नुकसान हो जाने पर मन हारा सा महसूस करने लगे और यह लगने लगे कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में गुरु कभी किसी को हार मानने नहीं देते थे, क्योंकि वो निरंतर सबसे बातचीत करते रहते थे। और अगर किसी के बात करने से उन्हें ऐसा महसूस होता था कि व्यक्ति इस समय मन से हारा हुआ अनुभव कर रहा है, तो वह उससे बात करके उसे जीवन जीने का प्रोत्साहन दे दिया करते थे। गुरु तो आज के समय में भी हैं, लेकिन उनके शिष्य लाखों की संख्या में हैं और लोग उन्हें दूर से ही टीवी या मोबाइल से प्रणाम कर लेते हैं। यह गुरु शिष्य व्यवस्था नहीं होती है कि एक गुरु के लाखों करोड़ों शिष्य हों। हमारी भारतीय व्यवस्था में एक गुरु के अधिकतम 5 शिष्य ही हुआ करते थे, और अगर कोई छठा शिष्य शिक्षा लेना चाहता भी था तो गुरु अपने पहले 5 शिष्यों में से ही किसी को उस छठे शिष्य का गुरु बना दिया करते थे, ताकि गुरु और शिष्य में सीधा संवाद हो सके। ऐसे गुरु हमारे समाज में लाखों करोड़ों की संख्या में हुआ करते थे। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि यह गुरु हुआ कौन करते थे। समाज के लोग स्वेच्छा से, बिल्कुल सहज प्रक्रिया में उस व्यक्ति को गुरु स्वीकार कर लिया करते थे जिसको अनुभव हो चुका होता था, जो यह समझ चुका होता था कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है
और जीवन को किस दिशा में लेकर जाना होता है। इसलिए गुरु खुद तो कभी आत्महत्या करता ही नहीं था और न ही कभी किसी को करने देता था। जैसे कि हमारे देश में सिखों के 10 गुरु हुए, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ। हमारे गुरुओं ने हमें यही बताया कि वीरता के साथ जीवन का बलिदान देने के लिए अगर मरना पड़े तब कोई दिक्कत नहीं है, तब पीछे नहीं हटना। लेकिन ऐसे कायरतावश आत्महत्या करके मरना नहीं बताया था। लेकिन अब वो गुरु परंपरा हमारे देश से खत्म हो गई। अब तो गुरु बस दूर दूर के हो गए हैं। अगर आज के समय में आपको गुरु शिष्य परंपरा का कोई उदाहरण देखना है तो आप हमारे संगठन भारतीय परिवार को ही देख लीजिए। हमारे पास पैसे नहीं है, हम उधार में चल रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे पास तो खाने पीने की भी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। और ये परिस्थिति कोई 6 महीने 1 साल से नहीं चल रही, बल्कि कम से कम 4 से 5 साल से चल रही है। हमारे रिश्तेदार, माँ बाप सब हमें गाली देते हैं कि क्या काम कर रहे हो, क्या रखा है इस सब में। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान रहे, क्योंकि हमें पता है कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हम हार इसलिए भी नहीं मान रहे क्योंकि हमारे पास गुरु है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास समझ है, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। इसीलिए हम कुछ ना होते हुए भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आज नहीं तो कल लोगों को हमारी बात समझ आएगी और लोग इस अभियान में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो साथियों, ये तो हमने आपको भारतीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन अगर आप में से भी किसी को मन से हारा हुआ महसूस हो रहा है तो एक बार हमसे ज़रूर बात कर लेना। क्या पता आपका जीवन इस देश को आज़ादी दिलवाने में ही काम आ जाए। हमसे जुड़ने के लिए bankjaal.com पर जाकर निःशुल्क फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको हमारा पूरा विचार समझना है तो उसके लिए आपको हमारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताबें पढ़ने के लिए आप bankjaal.com पर जाकर ही उन्हें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर अपने घर मंगवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।